हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबियर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में पॉपुलेशन इकोलॉजी। ये हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी का। तो स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी में ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है? ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि जहां पर भी रेट आ जाए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितना इंक्रीज हो रहे हैं, एक पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रोथ, अगर हम ग्रोथ किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं और किस रेट पे, कितने टाइम में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी एडिशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ रेट, ठीक है। अब ग्रोथ रेट तो ये हो गया, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होगा? dn/dt होगा, ठीक है। डेल्टा एन जो है, सॉरी, dn/dt होगा या फिर डेल्टा एन और डेल्टा एन बाई डेल्टा टी होगा, ठीक है। दोनों का ही मतलब होता है चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, पॉपुलेशन साइज में चेंज होना, ठीक है। तो जो डेल्टा दिखाता है या डी दिखाता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन पॉपुलेशन साइज को, ठीक है। एन उसे रिप्रेजेंट करता है। और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब चेंज इन टाइम भी हो गया, ठीक है। डीएन क्या रिप्रेजेंट करता है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब चेंज इन टाइम भी हो गया। अब आपसे बोला जाए कि एक साल है, ठीक है, आपसे बोला जाए जनवरी से मार्च तक का, अब जो ड्यूरेशन तो चेंज हो गया ना, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो 2 महीने का, 2 महीने इंक्लूड हो गए यहाँ पे। जब 2 महीने के बारे में बात करते हैं तो दिस इज चेंज इन टाइम, ठीक है। अब गिवन टाइम में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज आया है एक पॉपुलेशन में, उसको बोला जाता है ग्रोथ रेट, ठीक है। चेंज इन पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात हो गई, ठीक है। ग्रोथ रेट जो होती है, ग्रोथ किस किस पे डिपेंड करती है? जब पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ किस किस पे डिपेंड करती है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है अलग अलग चीजों पे। अलग अलग चीजों पे मतलब जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। तो 2 तरीके के इन्वायरमेंट होते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट और सैचुरेटेड इन्वायरमेंट, ठीक है। अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो ऐसे इन्वायरमेंट जहां पर सारी कंडीशन अनलिमिटेड होती हैं, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, हैबिटेट अनलिमिटेड है, हर एक चीज फेवरेबल है। और यूजुअली मैंने आपसे ये भी कहा था कल, ये कंडीशन आइडियल कंडीशन नहीं होती है, ये रियलिस्टिक कंडीशन नहीं होती, बट आर स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? अपॉर्चुनिस्टिक हैं। अगर ये कंडीशन रियल नहीं होती, जितने भी टाइम पीरियड के लिए ये कंडीशन होती है, तो सबसे पहले आर स्ट्रेटेजिक या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उस कंडीशन को, उस टाइम पीरियड को यूटिलाइज कर लेते हैं, तो वो इस टाइप के इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। और इस टाइप के ग्रो करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 टाइप की कंडीशन या ग्रोथ दिखाते हैं। पहला है ज्योमेट्रिक ग्रोथ और दूसरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, इस तरीके की जो ग्रोथ हो उसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ का मतलब, ठीक है, जो आपका इंक्रीज होगा इन पॉपुलेशन साइज, इट विल बी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही चलता जाएगा जैसे जैसे टाइम बीतेगा। कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी में इंक्रीज होता रहता है पॉपुलेशन साइज, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किस इन्वायरमेंट में आते हैं? वो अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट में आते हैं, ठीक है। और दोनों किस तरीके का कर्व शो करते हैं? वो दोनों जे शेप का कर्व शो करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब ये कर्व है, ठीक है, अगर ये लाइन नहीं है तो ये कर्व ऐसा दिखेगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। वो इस तरीके से ग्रो कर रहा है, वो इनिशियली धीरे चल रहा है, ठीक है, इनिशियली वो धीरे चल रहा है, लेकिन एकदम से शूट कर रहा है, ठीक है, एकदम से बहुत ज्यादा शूट कर रहा है। एक्सपोनेंशियल भी या ज्योमेट्रिक, या अगर आप बोलें दोनों ही केस में ये एकदम से शूट कर रहा है। और ये शूट करने का रीजन क्या होता है? क्योंकि बैक्टीरिया जब थोड़े नंबर में रिप्रोड्यूस कर लेते हैं तो वो सब अपनी कंप्लीट फुल मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल को यूज करके रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये कर्व एकदम से शूट करता है, ठीक है, एकदम से राइज होता है और जे शेप मिलता है। लेकिन उसके बाद ये लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन क्यों है? क्योंकि ये लाइन जो होती है ये डिपेक्ट करती है शार्प इंक्रीज,
किस पे, जो एकदम से, क्योंकि पूरी एनर्जी कहाँ खर्च कर दी इन्होंने पूरी एनर्जी रिप्रोडक्शन में खर्च कर दी, ठीक है, रिप्रोडक्शन में वो खर्च हो गई, तो एनर्जी उनके पास, खुद के पास तो बची ही नहीं, ठीक है। तो जब बची ही नहीं तो शार्प डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, शार्प डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, क्योंकि जो बना है वो भी रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जो ऑफ स्प्रिंग आई है वो भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सभी लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इट इज कंप्लीट एनर्जी इन रिप्रोडक्शन, क्योंकि एनर्जी बची ही नहीं, तो डेथ बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है और एकदम से पॉपुलेशन डिक्लाइन आता है। ये जो लाइन है ये वही रिप्रेजेंट करता है शार्प डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, जियोमेट्रिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होते हैं वो दोनों जे शेप का कर्व शो करते हैं, ठीक है। जब हम सैचुरेटेड इन्वायरमेंट की बात करते हैं, सैचुरेटेड मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब कंपटीशन होगा रिसोर्सेज के लिए, तो रियलिस्टिक कंडीशन यही है, ठीक है, जो एक्चुअल में दिखती हैं वो यही है। इस कंडीशन में जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो के सेटर्जिक होते हैं। ऐसे इन्वायरमेंट में जब ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है, ये लॉजिकल कंडीशन है, इसीलिए जो टर्म बोला जाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, वो इसलिए यूज किया जाता है। जो सैचुरेटेड इन्वायरमेंट में जो कर्व देखते हैं या ग्रोथ देखते हैं, दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ठीक है। इसमें जो कर्व होता है वो कैसा होता है, एस शेप्ड का होता है, एस शेप्ड का है ना, एस शेप्ड का होता है, ठीक है। क्यों एस शेप्ड का होता है, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन बनी है डॉट डॉट, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, जब हम बोलते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब होता है एक इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर हैबिटेट है, ठीक है, ये पर्टिकुलर हैबिटेट है। अब इस जगह में, इस जगह की कैरिंग कैपेसिटी, इस जगह की कैपेसिटी क्या है, ये 100 इंडिविजुअल को ही रख सकता है, ठीक है, 100 इंडिविजुअल को एक्युमुलेट कर सकता है। अगर मैंने 100 इंडिविजुअल बोला है, ये 100 इंडिविजुअल क्या हो सकते हैं, रैबिट की पॉपुलेशन हो सकती है, 100 माइस को एक्युमुलेट कर सकते हैं, 50 ह्यूमन को एक्युमुलेट कर सकते हैं। हर एक पॉपुलेशन की अपनी अपनी अलग कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, एक इन्वायरमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इन्वायरमेंट की एक बोल दिया आपकी कैरिंग कैपेसिटी 100 है, तो जरूरी नहीं है कि किसी और स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है उसके लिए भी 100 ही हो सकता है 105 हो सकती है या 150 हो सकती है, लेकिन इस पॉपुलेशन के लिए 100 ही थी, ठीक है। पॉपुलेशन जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो चेंज होती है, लेकिन अगर हम अभी एक सिंगल पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, उस पॉपुलेशन के लिए मैं उस पॉपुलेशन के लिए अगर इसकी कैरिंग कैपेसिटी बोल रही हूँ, इसका मतलब ये इन्वायरमेंट में 100 लोगों के पालन पोषण के लिए सिर्फ रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जब मैंने आपसे बोला ये ऐसे हैबिटेट है जो 100 इंडिविजुअल को रख सकता है, इसका मतलब 100 इंडिविजुअल के लिए जितना रिसोर्सेज है उतना ही उस पॉपुलेशन में 100 इंडिविजुअल के लिए रिसोर्सेज वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आपने इस पॉपुलेशन में एक भी इंडिविजुअल एक्स्ट्रा डाल दिया तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा, इट विल बी डिक्लाइन, मतलब उसके पॉपुलेशन में उस पॉपुलेशन में वो रहेगा ही नहीं, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, इन्वायरमेंट ही उसको एलिमिनेट कर देगा। क्योंकि इन्वायरमेंट ने साफ साफ बोला था मेरी तुम लोगों को जो रखने की जो क्षमता है, वो 100 इंडिविजुअल को रखने की क्षमता है, ठीक है। केवल मैं 100 लोगों को ही 100 इंडिविजुअल को ही रिसोर्सेज दे सकता हूँ। अगर मैंने रिसोर्सेज टर्म यूज किया है, रिसोर्सेज का मतलब इंडिविजुअल कितने हैं, उनके लिए पानी, जो वाटर है, फूड है, हैबिटेट, हर एक कंडीशन वो सब रिसोर्सेज में आते हैं, उसको बोला जाता है एक इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। एक इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी कि वो कितने लोगों को एक्युमुलेट कर सकता है बेस्ड ऑन रिसोर्सेज, तो इस इन्वायरमेंट में कितने लोगों को 100 इंडिविजुअल ही यहाँ रह सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर कैरिंग कैपेसिटी से कम है इंडिविजुअल, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी से कम है इंडिविजुअल, तब तो ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ से ऊपर बढ़ेगा, देयर विल बी शार्प डिक्लाइन, ठीक है, शार्प डिक्लाइन, ठीक है। इन्वायरमेंट ऐसा कुछ करेगी, यहाँ से जितना इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में वो वापस से इस पोजीशन पर आ जाएंगे,
ठीक है, वापस से इस पोजीशन पर आ जाएंगे, स्टेबल फॉर्म में आ जाएंगे। इन सबको एलिमिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इसीलिए लॉजिस्टिक वाले को रियलिस्टिक बोलते हैं। एस शेप्ड कर्व होते हैं, एस शेप का कर्व होता है, ठीक है, इसको सिग्मॉइड कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी, कितना मैक्सिमम लोगों को, इंडिविजुअल को एक्युमुलेट कर सकती है उस पर्टिकुलर हैबिटेट में, उसके लिए रिसोर्सेज दे के, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट में जियोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल कर्व को। सबसे पहले हम बात करते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ की। ठीक है, तो जियोमेट्रिक ग्रोथ की बात करते हैं तो जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या है, एक कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज होती रहती है पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, जियोमेट्रिक ग्रोथ का जो कर्व होता है वो जे शेप का कर्व होता है। अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सारे ऑर्गेनिज्म में आपके क्या क्या आते हैं, पीरियोडिक ब्रीडर्स आते हैं। पीरियोडिक मतलब कुछ कुछ समय में जो ब्रीड करते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जियोमेट्रिक ग्रोथ की दो इक्वेशन होती है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो एन टी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन साइज एट ए टाइम टी को, एन नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल पॉपुलेशन साइज को। ठीक है, एन टी जो है पॉपुलेशन साइज एट ए टाइम टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर फाइनल पॉपुलेशन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आर नॉट जो है वो नेट रिप्रोडक्टिव रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर जो टी है वो नंबर ऑफ जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो टाइम टी एट ए टाइम टी और इनिशियल पॉपुलेशन साइज, इसको समझते हैं। तो अब एन नॉट क्या है, इनिशियल है, मतलब आज के टाइम पे पॉपुलेशन साइज 1000 है। ठीक है, अब 2 साल बाद क्या होगा, तो टाइम क्या होगा आपके पास, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद क्या होगा, हो सकता है उसमें से कुछ की डेथ हुई हो, कुछ की बर्थ हुई हो, तो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इंक्रीज हुई होगी तो 1000 थे, अब वो 2000 हो गए हैं, फॉर एग्जाम्पल डबलिंग हो गई है। तो अब न्यू पॉपुलेशन जो बनी है, फाइनल पॉपुलेशन जो बनी है, दैट वाज 2000। ठीक है, जो 2000 एट ए टाइम टी, 2 साल बाद 2000 हुई है। पहले कितनी थी आज के टाइम पे 1000 थी, मतलब कि 1000 थी, 1000 थी। अब 2 साल बाद वो कितनी होंगी, 2000 हो जाएंगी। ठीक है, तो जो आज के टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन है, और जो 2 साल बाद जो पॉपुलेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एट ए टाइम टी को, और जो आज के टाइम पे जो पॉपुलेशन साइज है वो इनिशियल पॉपुलेशन साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेट रिप्रोडक्टिव रेट, मतलब नेट रिप्रोडक्टिव रेट आपका क्या बता रहा है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट मतलब बेसिकली आपके बायोटिक पोटेंशियल के टर्म्स में बात करते हैं, वैसे ही ये भी बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो टी है वो नंबर ऑफ जनरेशन को बता रहा है। ठीक है, 2 साल है ना, तो नंबर ऑफ जनरेशन को बता रहा है। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो लैम्डा है वो एफिनिटी रेट ऑफ इंक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन टी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल पॉपुलेशन साइज, एन नॉट जो है वो इनिशियल पॉपुलेशन साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर जो टी है वो टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और लेमडा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो फाइनल पॉपुलेशन साइज को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन साइज एट ए टाइम टी, या फिर फाइनल पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर फाइनल पॉपुलेशन साइज को हम डिवाइड कर देंगे इनिशियल पॉपुलेशन साइज से, तो लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या बता रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। लैम्डा की वैल्यू निकाल कर उसके बाद इसको इस इक्वेशन में डाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वहां पर जो फर्स्ट इक्वेशन थी उस पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन साइज दिया हुआ है, नेट रिप्रोडक्टिव, ठीक है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट लिखा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन साइज इन नेक्स्ट 2 जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट 2 जनरेशन में पॉपुलेशन साइज क्या होगी। तो यहाँ पर इसका इक्वेशन डालेंगे। पहली इक्वेशन जो थी, यहाँ पर जो टी रिप्रेजेंट करती है, क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, टी पॉपुलेशन साइज एट ए टाइम टी को रिप्रेजेंट कर रही थी। फिर एनओ जो है वो इनिशियल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। आर जो एन नोट है वो रिप्रेजेंट कर रहा था नेट रिप्रोडक्टिव रेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो टी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, नंबर ऑफ जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, नेक्स्ट 2 जनरेशन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जनरेशन पूछा है। पहली इक्वेशन क्या बता रही थी, नंबर ऑफ जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर
यहाँ पॉपुलेशन साइज लिखा है, पॉपुलेशन साइज अब की जो पॉपुलेशन साइज वो लिखा हुआ है, उसके बाद नेट रिप्रोडक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको डालेंगे। फिर जनरेशन, ठीक, क्या बता रही थी, नंबर ऑफ जनरेशन बता रही थी, तो यहाँ पर जनरेशन डालेंगे, तो जनरेशन कितनी है, 2 जनरेशन, ठीक है। इसके बाद इसको इंटू कर देंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल पॉपुलेशन जो है आपकी आ जाएगा आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 150 इन ए ईयर। आपको बताना है जो अप्रोक्सीमेट हुआ है अभी 100 टू 150 एक साल में, ठीक है, पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 100 टू 150 इन ए ईयर। व्हाट विल द पॉपुलेशन साइज इन अपकमिंग 5 ईयर, 5 साल में कितना होगा, ठीक है। तो इसका इनिशियल पॉपुलेशन ये हुआ एक साल में ना, इनिशियल पॉपुलेशन ये हुआ, उसके बाद एक साल में कितनी इंक्रीज हुई है, ये हुआ, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ एक साल में, ये होगा 100 होगा जो इनिशियल पॉपुलेशन थी, उसके बाद इंक्रीज हुई है जो पॉपुलेशन एक साल में वो कितनी हुई है 150, ठीक है। अब 5 साल में कितनी होगी वो बताना है, ठीक है। तो एनटी की वैल्यू निकालना है, फाइनल पॉपुलेशन साइज निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो लैम्डा की पहली वैल्यू निकालेंगे तो फाइनल पॉपुलेशन साइज जो अभी एक साल में जो हुई है उसको डिवाइड करेंगे इनिशियल पॉपुलेशन से, ठीक है। डिवाइड करने पे हमें लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, फिर इसको क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, ठीक है, इसमें डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पर क्या होगा, इसको जो इनिशियल पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको इंटू करेंगे लैम्डा की वैल्यू से। उसके बाद ये जो टी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम इंटरवल को, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इसको इंटू करेंगे, फिर आपका पॉपुलेशन साइज अपकमिंग 5 ईयर में कितनी होगी पॉपुलेशन साइज वो दिखा देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के बारे में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रही हूँ, तो मैंने आपसे क्या बोला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में कि ये हमारा कैसा है, इंक्रीज होगा, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 6 बनेंगे, ठीक है, 6 से 8 बनेंगे। इस तरीके की जो ग्रोथ होती है दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कब होती है, जब उस केस में पीरियोडिक ब्रीडर थे उनके लिए, यहाँ पर ये कंटिन्यूस ब्रीडर है, ठीक है, उनके लिए होता है पीरियोडिक ब्रीडर्स, और यहाँ पर कौन से ब्रीडर होते हैं, कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं। जब कंटिन्यूस और पीरियोडिक ब्रीडर हटा दो तो अनसैचुरेटेड इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं और कैसा कर्व बनाते हैं, जे शेप का कर्व बनाते हैं, ठीक है। जब आप पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ में एक क्लोज होती है, एक क्लोज पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, ठीक है। क्लोज मतलब होती है पॉपुलेशन ग्रोथ इफेक्ट करती है बर्थ रेट और डेथ रेट पर, ठीक है, केवल 2 ही फैक्टर पर इफेक्ट कर रही है, एक बर्थ रेट और डेथ रेट पर। जब पॉपुलेशन साइज को या पॉपुलेशन ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए आपके पास केवल 2 फैक्टर को यूज करते हो, बर्थ रेट और डेथ रेट को, उस सिस्टम को आप क्लोज पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हो, ठीक है। अगर वहीं पे मैं ओपन पॉपुलेशन की बात करूं तो ओपन सिस्टम टाइप की बात करूं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका ओपन सिस्टम जब होता है तब आप 4 चीजों पर कंसीडर करते हो, बर्थ रेट, डेथ रेट, इमाइग्रेशन पर। अब आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, ठीक है। हमारे पास एक हैबिटेट है ए, दूसरी हैबिटेट है बी, ठीक है, हैबिटेट ए और हैबिटेट बी। हैबिटेट ए का जो पॉपुलेशन साइज है वो है 10 और हैबिटेट बी का जो पॉपुलेशन साइज है वो कितना है 100, ठीक है। इन दोनों में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो किसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पर बी वाले का ज्यादा होगा, ठीक है। वो कैसे होगा वो देखते हैं। जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है, जब हम ग्रोथ रेट देखते हैं तो dn/dt से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, चेंज इन पॉपुलेशन रेट। तो यूजुअली क्या कंसीडर किया जाता है, आपका पॉपुलेशन नंबर ज्यादा है ना, तो अगर साइज ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है, जहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन साइज ज्यादा होता है, कंसीडर ये किया जाता है कि जो रिप्रोडक्टिव फेज में होंगे उनके नंबर ज्यादा होंगे, तो उनके लिए नंबर ज्यादा होने की वजह से उनका बायोटिक पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है दैट विल बी मच हायर इन कंपेयर टू
जहां पर ऑलरेडी इंडिविजुअल कम है, ठीक है। इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, ठीक है। इसी कंपैरिजन में अगर ये 10 इंडिविजुअल हैं, अब मान लो यहाँ पर 100 में से 12 भी रिप्रोडक्टिव फेज में है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज में है, तो कितने इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस कर लेंगे उनके कंपैरिजन में, इनके कंपैरिजन में यहाँ पे 10, ठीक है। 10 या 12 लोग भी अगर ज्यादा रिप्रोडक्टिव फेज में हुए आउट ऑफ 100 भी, तो वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा की पॉपुलेशन को इंक्रीज कर देंगे। इसीलिए जब आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की इक्वेशन लाते हो तो सबसे पहले फैक्टर पर डिपेंड करती है, ठीक है, which is population size and growth rate is directly proportional to population size, it is directly proportional to n, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है तो ग्रोथ रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉपुलेशन साइज से, इसका मतलब जहां पे पॉपुलेशन साइज ज्यादा होगी, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है दैट विल बी हाई, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन में ऑब्वियस है पॉपुलेशन साइज ज्यादा है, नॉर्मली यहाँ पर जो लोग होंगे वो फुल बायोटिक पोटेंशियल से रिप्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इनका जो आर है, इसका जो आर है 0.5 है और इसका जो आर है 0.8 है। आर क्या है, बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जिसका जितना ज्यादा बायोटिक पोटेंशियल है वो उतना यूज करके रिप्रोड्यूस करेगा, उतनी ताकत से ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा। जब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट की इक्वेशन जनरेट करते हैं और इस ग्रोथ रेट को लॉजिस्टिक ग्रोथ का कैरिंग कैपेसिटी पर डिपेंड इक्वेशन निकालते हैं तो इस तरीके से निकलता है, ठीक है, इस तरीके से निकलता है। आपका जो ग्रोथ रेट है इट इज ए फर्स्ट डिपेंड अपॉन पॉपुलेशन साइज, ठीक है, और पॉपुलेशन साइज के बाद बायोटिक पोटेंशियल, जिसका जितना बायोटिक पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा वो इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन उतना ज्यादा इंक्रीज होगा, उतना वो रिप्रोड्यूस करके पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब इट इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। जब आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हो, ठीक है, जब आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हो और इसके कांस्टेंट को जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो कांस्टेंट आता है, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू हम 1 लेकर चलते हैं, ठीक है। तो 1 लेकर चलेंगे तो इस इक्वेशन को अगर मैं मिलाऊं, इस इक्वेशन को अगर मैं मिलाऊं तो ये बन जाएगा, ठीक है। dn/dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चेंज इन पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोटिक पोटेंशियल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो आर है, ठीक है। मेन इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आपका जो पॉपुलेशन साइज है उसका ये पहली मेन इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की। यहाँ पर जो एन टी है वो फाइनल पॉपुलेशन है, यहाँ पर जो एन आई है वो इनिशियल पॉपुलेशन है, इनिशियल पॉपुलेशन साइज है, और ये फाइनल पॉपुलेशन है, ठीक है। और इसको लॉग के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो यहाँ पर आ जाएगा एन टी इक्वल टू एन नॉट ई आर टी। अगर आपको टाइम टी निकालने के लिए आ जाए तो इस तरीके से आप लिखेंगे, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है ग्रोथ रेट को और ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। अगर आपको पॉपुलेशन साइज आपको डिटरमाइन करना है टाइम इंटरवल में, ठीक है, पॉपुलेशन साइज को डिटरमाइन करना है टाइम इंटरवल में करता है। 2 इक्वेशन हो गई, ई जो है वो नेचुरल लॉग हो गया, ठीक है। आर जो है यहाँ पर आर जो है ये क्या हो गया, बायोटिक पोटेंशियल हो गया ना। टी जो है वो टाइम इंटरवल हो गया, एन नॉट जो है वो इनिशियल पॉपुलेशन हो गया और एन टी जो है वो फाइनल पॉपुलेशन हो गया। यहाँ पर जनरेशन टाइम वाला सीन नहीं है, जैसे नंबर ऑफ जनरेशन ज्योमेट्रिक में थे वैसा नहीं है। ये 2 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन को, ठीक है, ग्राफ के फॉर्म में कैसे इक्वेट करते हैं उसकी बात करते हैं। आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की इक्वेशन है, ठीक है। इसको ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करते हैं तो वो इस तरीके का दिखेगा। जब हमने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखा, ठीक है, तो टाइम के साथ पॉपुलेशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखा तो टाइम के साथ जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, इंक्रीज होती है। तब ये जे शेप का होता है। ये वाला जो कर्व है ये रिप्रेजेंट करता है
dn/dt इक्वल टू RT को। ठीक है, ये जो पहला ग्राफ है ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। पॉपुलेशन साइज यहाँ होती है और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम टाइम और पॉपुलेशन साइज को देखें तो इस तरीके का कर्व मिलता है, जे शेप का कर्व मिलता है। ठीक है, ग्रोथ रेट कंटिन्यूअस टू एक्सेल्स फॉरएवर, मतलब जब तक टाइम चल रहा है इंक्रीज होते रहेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो कंप्लीटली यूज कर चुके होंगे, देयर विल बी शार्प डिक्लाइन आल्सो। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है ये वाला ग्राफ। ठीक है, पहला ग्राफ हमने देखा, अब सेकंड ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन थी dn/dt इक्वल टू r, इसको मॉडिफाई करेंगे तो dn/dt इंटू 1/n इक्वल टू r। ठीक है, इसको आप कैसे प्लॉट करना है, तो r है बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, r है, इसको बोलेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट, और जनरली इसकी वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में जनरल r इज कांस्टेंट, जैसे स्टार्ट हुआ था वैसे ही रहता है उस पॉपुलेशन के लिए। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ है। ठीक है, ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन के फॉर्म में n यहाँ पर है। ठीक है, इस इक्वेशन को यहाँ पर प्लॉट किया गया है dn/dt इंटू 1/n के फॉर्म में। ठीक है, अब r को प्लॉट होगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला, r कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब इसकी लाइन कैसी चलेगी, ऐसी चलेगी। ठीक है, सीधी बिल्कुल ऐसी चलेगी। ठीक है, तो r अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपसे पूछा जाए इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट का कर्व कैसा आएगा, तो r इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब तीन चीजें इसमें। ठीक है, अगर r जीरो है, ठीक है, तो वहां पर ग्रोथ नहीं होगा। अगर r जीरो है, इंट्रिंसिक आपको वैल्यू रखी है r इज जीरो, तो उस केस में देयर विल बी नो ग्रोथ, क्योंकि कोई रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन r इज ग्रेटर देन 1 है, अगर r इज ग्रेटर देन 1 है, अगर r की वैल्यू इंट्रिंसिक रेट जो है वो r ग्रेटर है 0 से 1 से ज्यादा है, तो पॉजिटिव ग्रोथ दिखेगा। ठीक है, ये ग्राफ इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो ग्रोथ। ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब चेंज अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोई ग्रोथ एसएच पर नहीं हो रहा है। अगर आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, इंक्रीज हो रही है, तो कर्व आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, वैसे ही अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 है, आर की वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसका मतलब निगेटिव ग्रोथ हो रही है, जितनी थी उससे कम हो रही है। तब ये कर्व कैसा दिखेगा, इस पॉइंट से नीचे आता दिखेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आर पे ग्रोथ रेट के बेसिस पे। ठीक है, विच अमंग द 4 पॉपुलेशन ABCD वुड हैव द लोवेस्ट इंट्रिंसिक रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, आर की वैल्यू यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉपुलेशन साइज है, ये टाइम है, तो आर की वैल्यू जो है लोवेस्ट पूछा गया है ना, लोवेस्ट इंट्रिंसिक रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, आर की वैल्यू यहाँ पे देखना है। तो इसका आंसर डी होगा, मतलब कि यहाँ पर डी है, ये ग्रोथ निगेटिव ग्रोथ है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा डी होगा। ठीक है, उसके बाद वो कैसे होगा उस समझते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा 0 होता है, इसके ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू है, इसके नीचे जो होता है वो निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, अब 0 है, अगर ये पॉइंट 0 है तो देयर इज ए कांस्टेंट लाइन, कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है तो उसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है, बी से रिप्रेजेंट किया गया है और सी से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ये अच्छी खासी वैल्यू दिखा रही, अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ दिखा रही है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर ABC अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ दिखा रही है। उसके बाद जो डी है वो निगेटिव ग्रोथ दिखा रही है। ठीक है, ये पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रही है, ये निगेटिव ग्रोथ दिखा रही है। ठीक है, तो ये कर्व नीचे की साइड बनेगा। ठीक है, अब और इक्वेशन से रिलेटेड ग्राफ को समझते हैं। ठीक है, ये थर्ड ग्राफ है हमारे पास। इक्वेशन क्या है, dn/dt इक्वल टू RT है। ठीक है, एन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, dn/dt यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, उसके बाद Rn आपका स्ट्रेट लाइन हो जाता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, ठीक है। और वहां पर आपने क्या देखा था, अगर आप इक्वेशन को देखोगे यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, ग्रोथ रेट कंटिन्यूअस टू एक्सेल्स रेट फॉर एवर, मतलब ग्रोथ रेट आपकी बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। अगर उस चीज को रिप्रेजेंट करना हो इक्वेशन के फॉर्म में तो आप जानते हैं कोई भी चीज अगर ऐसे इंक्रीज करती है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट करती है इंक्रीज इन ग्रोथ रेट को, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉपुलेशन साइज ही है, ठीक है, कि पॉपुलेशन साइज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रोथ रेट है dn/dt, तो जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है rn को, और ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीज ग्रोथ रेट को, ठीक है। अब फोर्थ ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो dn/dt इक्वल टू rn, ये हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं dn/dt इंटू 1/n इक्वल टू r, ठीक है। तो ये इक्वेशन पहले भी आई थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी का रोल भी आएगा, ठीक है। वहां पर कैरिंग कैपेसिटी का रोल नहीं था, लेकिन यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी का रोल भी आएगा। अब कैरिंग कैपेसिटी जो है वो होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में, लेकिन ये ग्राफ कैरिंग कैपेसिटी के टर्म्स में आपको बताना चाह रहा है कुछ चीजें जो आपको याद रखना है। अब इसको ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। यहाँ पर dn/dt इंटू 1/n को रिप्रेजेंट किया गया है। n यहाँ पर रिप्रेजेंट है पॉपुलेशन साइज को, n रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन साइज को। इसके बाद यहाँ प्लेस है कैरिंग कैपेसिटी, किसी भी इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी k से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पर r रिप्रेजेंट है। अगर कैरिंग कैपेसिटी के टर्म्स में इस इक्वेशन को प्लॉट करना हो तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बता रही है, यहाँ पर ये निगेटिव की तरफ जा रहा है। कोई भी चीज नीचे की तरफ जा रही है तो उसे निगेटिव ग्रोथ के टर्म्स में बोलेंगे। इस ग्राफ को रीड कैसे करेंगे, मान लो इसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 6 की है और जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल वो यहाँ तक पहुंच गए 10, इस वाली लाइन तक का, n तक का, ठीक है। इसका मतलब कैरिंग कैपेसिटी को कुछ थी, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी कुछ थी, पॉपुलेशन साइज को एक्सीड कर चुकी है। कैरिंग कैपेसिटी को पॉपुलेशन साइज जो है वो एक्सीड कर चुकी है, ठीक है। ये ग्राफ बता रहा है कि कैरिंग कैपेसिटी कुछ थी लेकिन उसको एक्सीड करके पॉपुलेशन जो है वो आगे चली गई है, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड करके पॉपुलेशन जो है वो आगे चली गई है। तो क्या पॉपुलेशन इंक्रीज होगी या रुक जाएगी? क्यों इसको मैं निगेटिव बोल रही हूँ? क्योंकि जो कैरिंग कैपेसिटी आपको गिवन है उस पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन साइज है एक्सीड कर गया है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, किसी भी पॉपुलेशन के लिए किसी भी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा वो एक्सीड ना करे। एक्सीड करने ही नहीं देगा इन्वायरमेंट, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये जो ग्राफ है वो इस तरीके का आने का मतलब क्या है कि वो चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी। इसीलिए कनेक्टिविटी दिखाई गई है R और K के बीच में, ठीक है। n मोर देन K निगेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ये 4 ग्राफ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की। अब हम शुरू करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को, ठीक है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ पढ़ते हैं। तो ये ग्राफ है लॉजिस्टिक ग्रोथ का। अब हमारा है सैचुरेटेड इन्वायरमेंट में लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म आता है के जो होता है वो कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी है तो व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी? इट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एन इन्वायरमेंट हैबिटेड टू एक्यूमुलेट इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन रिसोर्सेज अवेलेबल, ठीक है। तो ये होती है कैरिंग कैपेसिटी। लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात कर रही हूँ, सैचुरेटेड इन्वायरमेंट की बात कर रही हूँ, तो इस केस में ये एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी के टर्म में बात हो रही है ना। तो ये एक क्लास है, ठीक है, और इस क्लास में 10 लोगों के लिए सीट है। फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में केवल 10 ही सीट हैं, छोटी क्लास है, उसमें एक एक्स्ट्रा बच्चा बैठ नहीं सकता है, ठीक है। शेयरिंग करने का भी कोई सीन नहीं है, क्योंकि
सीट जो है इतनी बड़ी नहीं है। अगर 10 लोगों के लिए जगह है तो 10 ही लोग वहां बैठेंगे, तो इसका मतलब इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, 10 हो गई। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्लासरूम की। अब 10 इसकी कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 में से आज मैं क्लास ले रही हूँ तो 10 में से 6 बच्चे ही आए हैं, तो 6 क्या हो गए, इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन साइज है आपका 6 हो चुके हैं, तो n क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं इस क्लासरूम की कैपेसिटी कितनी है, कितने लोगों को एक्यूमुलेट कर सकती है, टोटल कैपेसिटी कितनी थी, 10 थी, 6 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुकी है, 6 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुकी है, रिमेनिंग जितनी बची हैं वो इसकी कैपेसिटी है, तो कितनी बची है, 4 बची हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k माइनस n। ठीक है, प्रीपोर्शनल में ऐसे लिख सकते हैं k माइनस n बाई k। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला था। लॉजिस्टिक ग्रोथ में ग्रोथ रेट को दिखाना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैरिंग कैपेसिटी, तो फॉर्मूला कैसा होता है, dn बाई dt इक्वल टू RT, उसके बाद यहाँ पर k माइनस n बाई k। ठीक है, जितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन थी उतना हो गई ये। ठीक है, और यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन आ गई। ठीक है, बन गया ये पूरा लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन। कैरिंग कैपेसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ में, क्योंकि रियलिस्टिक इन्वायरमेंट की बात हो रही है, यहाँ कंडीशन की बात हो रही है, लिमिटेड रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो k माइनस n बाई k अगर लिखा हो तो मेन इक्वेशन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का ये इक्वेशन है। ठीक है, n बाई k प्रिपोर्शनल में लिखा हो तो ये मेन इक्वेशन मिल जाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का। अब कुछ पॉइंट होते हैं जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के लिए पूछे जाते हैं। अगर आपका जो पॉपुलेशन साइज है n अगर कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल हो गया, अगर n कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल हो गया तो यूजुअली पॉपुलेशन जो होती है वो डिक्लाइन हो जाती है या फिर जीरो, मतलब वो बढ़ेगी नहीं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, जब इस ग्राफ की प्लॉटिंग हुई है तो यहाँ पर सिग्मॉइड कर्व से इनिशियली थोड़ा सा स्लो चल रही है। ठीक है, फिर कांस्टेंट भी होगी, तो ऐसे स्टेशनरी फेज भी आएगा। ठीक है, इस तरीके का जो ग्राफ होता है वो यही रिप्रेजेंट करता है dn बाई dt इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के को। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिप्रेजेंट करता है, और ये पॉपुलेशन साइज ग्रोथ रेट को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद ये कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है, जब आप कैरिंग कैपेसिटी के टर्म्स में बात करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि जब भी dn बाई dt अगर डेंसिटी के टर्म्स में आपसे पूछा जाए तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि इनिशियली भी पॉपुलेशन स्लोली ग्रो करती है। ठीक है, स्लोली ग्रो करती है, तो रेट एकदम से इंक्रीज नहीं हुआ, स्लोली ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ उसकी स्लोली हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्लो ग्रोथ हो रही है, फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ेगी, यहाँ से थोड़ा स्लो हो रही है, फिर एकदम थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ेगी, बढ़ने के बाद एक स्टेशनरी फेज आ जाएगा। तो जब एक पॉपुलेशन मैक्सिमम ग्रोथ, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के केस में या लॉजिस्टिक ग्रोथ की केस में एक पॉपुलेशन मैक्सिमम ग्रोथ कब शो करती है, तो मैक्सिमम ग्रोथ कब शो करती है, तो मैक्सिमम ग्रोथ होती है तो आधी कैरिंग कैपेसिटी एक्वायर्ड हो जाती है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की केस में अगर कैरिंग कैपेसिटी की आधा कैरिंग कैपेसिटी यूटिलाइज हो गई है k बाई 2। ठीक है, ये वो सिचुएशन होती है अगर k कितना है, 100 है। ठीक है, 100 लोगों को एक्यूमुलेट करने के लिए कैरिंग कैपेसिटी है, उसका आधा जब हो जाता है 50 इंडिविजुअल जब आ जाते हैं, या आप बोल सकते हैं उस टाइम पे बोला जाता है कि पॉपुलेशन जो है वो मैक्सिमम ग्रो कर रही है k बाई 2 वाले टाइम पे, और k बाई 2 वाले टाइम पे मैक्सिमम ग्रो करेगी उसे जैसे जैसे रीचिंग टू वर्ड कैरिंग कैपेसिटी ग्रोथ आपकी स्लो होती जा रही है। ठीक है, स्लो हो रही है, कैरिंग कैपेसिटी ग्रोथ आपकी स्लो हो जाती है। क्यों होती है ग्रोथ स्लो, क्योंकि
इसलिए होती है क्योंकि रियलिस्टिक इन्वायरमेंट है, कंपटीशन होगा रिसोर्सेज के लिए। जैसे जैसे कैरिंग कैपेसिटी 100 की थी, ठीक है, अगर 90 लोग हो गए तो क्या करेंगे, उस लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, ऑक्यूपाइड करने के लिए लड़ेंगे, तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली डाउन होने लगेगा। तो शुरू में भी कम होती है, ठीक है, बाद में जैसे जैसे के पास पहुंचेगी तब भी ये कमी होगी, ठीक है। मैक्सिमम कब होगी, k/2 वाली सिचुएशन पे, यहां पर पहुंचेगी तब भी कम होगी और यहां पर पहुंचेगी तब भी कम होगी। मैक्सिमम कब होती है, k/2 वाली सिचुएशन पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इन ए पॉपुलेशन ग्रोइंग लॉजिस्टिकली एंड अप्रोचिंग कैरिंग कैपेसिटी, द चेंज इन डेंसिटी पर यूनिट टाइम dn/dt इन मैक्सिमम व्हेन n इक्वल टू, इसका आंसर होगा k/2, ठीक है। वो मैक्सिमम होता है जब k/2 पॉपुलेशन साइज k/2 के इक्वल हो जाए, तब होता है। तो इसका आंसर है k/2, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन साइज। ये सारे ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रोथ रेट को, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम ग्रोथ देखें तो मैक्सिमम ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने वाला ग्राफ यही है, ठीक है। ये वो पॉइंट है k/2 जिसमें आपको पीक पर ग्रोथ रेट दिख रही है, ठीक है। dn/dt जो है वो पीक पर है, तो मैक्सिमम ग्रोथ कर्व यहां पर ही दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई कर्व आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है, यहाँ पर पॉपुलेशन जो एरो बना हुआ है, पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो k/2 यहाँ पर कोई पॉपुलेशन है ही नहीं, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि k/2 यहाँ पर लास्ट में है ना, बीच में तो नहीं है ना। यहाँ पर k/2 बीच में है और यहाँ पर k/2 किनारे की साइड पर है, तो इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है। अगर यहाँ से एरो लें, यहाँ से लाइन लें, तब भी यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो चुकी है। सी और डी ग्राफ को समझते हैं, 3 और 4 ग्राफ को समझते हैं, ठीक है। फिर से लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व पे चलते हैं, फिर से लॉजिस्टिक ग्रोथ देखते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व देखते हैं, ठीक है। तो आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या रिप्रेजेंट करता है वो समझ आ गया। पॉपुलेशन साइज जो होगा वो मैक्सिमम, या फिर आपका जो ग्रोथ रेट होगा वो मैक्सिमम कब होगा, जब k/2 वाली सिचुएशन होगी, ठीक है। ये एक फार्मूला आपको पता चल गया। सेकंड पॉइंट के हिसाब से आपका जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होता है इस कर्व के अनुसार, जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करता है उसके साथ साथ जो ग्रोथ रेट होता है दैट डिक्रीजेस, ठीक है। पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट होता है वो डिक्रीज करता है। ये एक रीजन है, पॉपुलेशन का ग्रोथ डिक्रीज करता है, ठीक है। अगर वो वाला कर्व देखते हैं, k/2 को रिप्रेजेंट करने वाले कर्व देखते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से था, ठीक है। एक ही पॉइंट ऐसा आता है जब हाफ ऑफ कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन रीच करती है, उसी टाइम पर वो मैक्सिमम ग्रोथ का पीक दिखाती है, ठीक है। उसके अलावा दोनों ही टाइम, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगी, जो आपका ग्रोथ रेट है क्यों डिक्लाइन होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट, लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए जो इंटरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट डिक्लाइन करता है, ठीक है। और जैसे जैसे आपका पॉपुलेशन, सेकंड पॉइंट है, जब आपका पॉपुलेशन साइज n इक्वल टू k कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंच जाता है, तभी देयर इज जीरो ग्रोथ रेट, देयर इज जीरो ग्रोथ, ठीक है, कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो जब एक सिचुएशन आ चुकी है, एक स्टेबलाइज हो गई है पॉपुलेशन, वो इसलिए हुई है क्योंकि इट इज रीचिंग टूवर्ड कैरिंग कैपेसिटी, इससे एक्सीड नहीं कर सकती है, ठीक है। ये ग्राफ को ऊपर इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि ये एक्सीड नहीं कर सकती है, ठीक है। अब जीरो ग्रोथ है, ना बढ़ रही है और ना घट रही है, बिल्कुल कांस्टेंट आ गई है, ठीक है। तब आपको ऐसी लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो वो जो ग्राफ थे सी और डी, वो इसी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेंसिटी के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाए कि वो एक कैरिंग कैपेसिटी पर रीच हो जाए, तो वो कांस्टेंट हो जाती है, फिर उसके बाद नहीं बढ़ेंगी, जितनी बन रही हैं उतने मर भी रहे हैं,
तब आपका स्टेशनरी लाइन आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करते हुए लॉजिस्टिक ग्रोथ के रेट आगे देखते हैं। ग्राफ ए को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रेंसिक रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पर कैसी है, और मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ पर है, जब आधा 1200 है। ठीक है, आधा 1200 है, 1200 का आधा कितना होता है, 600 होता है। वो आपके k/2 के टर्म्स में ले सकते हैं। तब यहाँ लिखा है मैक्सिमम रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ है, इंक्रीज दिखा रही है। ठीक है, जो सेकंड ग्राफ है, बी ग्राफ है, ये क्या दिखा रहा है, ये डिक्लाइन पॉपुलेशन दिखा रहा है। ठीक है, के रिस्पेक्ट में इसको दिखा सकते हैं। इंट्रेंसिक रेट आर यहाँ रिप्रेजेंट कर दो और के यहाँ रिप्रेजेंट कर दो, तो ये डिक्लाइन पॉपुलेशन हो जाएगी। और यहाँ मैक्सिमम सस्टेनेबल दिया है विथ रिस्पेक्ट टू अबंडेंस दिया है, लेकिन ये वही कर्व है जो k/2 को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।